So, hello my dear students, welcome to Sai Vikas College. So, I am going to teach you mathematics. तुम लोग अभी क्लास 10 पास होके क्लास 11 में आ गए हो, तो बहुत सारा कुछ चेंजेस आएगा अभी लाइफ में. इसके साथ अपना कैरियर भी डिसाइड करना है. यस, अपना कैरियर का मतलब कोई मेडिकल लाइन लेके पढ़ना चाहता है या फिर कोई इंजीनियरिंग लाइन लेके पढ़ना चाहता है. सबका अलग अलग चॉइसेस होता है, राइट. सो मैं जो मैथ्स पढ़ाऊंगा दैट इज फॉर बोर्ड एज वेल एज फॉर एंट्रेंस एग्जाम्स. ठीक है, मैं जो मैथ्स पढ़ाऊंगा वो बोर्ड के लिए भी पढ़ाऊंगा, एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए भी पढ़ाऊंगा. ठीक है, तो एंट्रेंस एग्जाम्स का मतलब होता है बेसिकली आई एम टेलिंग अबाउट द इंजीनियरिंग. ओके, इंजीनियरिंग एग्जाम्स. सिंस आई एम गोइंग टू टीच यू द मैथ्स, सो मैं इंजीनियरिंग लाइन में जो जाना चाहता है जो स्टूडेंट्स वही स्टूडेंट्स के बारे में अभी बोलूंगा मैं. ठीक है, सो एंट्रेंस एग्जाम्स, मेनली एंट्रेंस एग्जाम्स होता है जेई मेंस, जेई एडवांस्ड. ठीक है, सो ये सब आई हैव रिटन ओनली 2 नेम्स. ऐसा बहुत सारा एंट्रेंस एग्जाम्स है, लाइक CEE भी है. ठीक है, CEE जो स्टेट एंट्रेंस एग्जाम्स होता है, CEE, ऐसा बहुत सारा एंट्रेंस एग्जाम्स है. तो एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में भी मैं पढ़ाऊंगा, बोर्ड एग्जाम्स के बारे में भी पढ़ाऊंगा. ठीक है, तो जो जितना चैप्टर्स है क्लास 11 में, वो चैप्टर्स का बोर्ड के साथ पैरेलली एंट्रेंस एग्जाम्स का भी डिस्कशन करूंगा. एंट्रेंस और बोर्ड में डिफरेंस क्या है? बोर्ड में हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा डिस्क्रिप्टिव टाइप लिखना पड़ता है ना, और एंट्रेंस एग्जाम में थोड़ा सा शॉर्टकट टेक्निक यूज करना चाहिए. सो वो सब टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा. ठीक है, सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट योर फर्स्ट चैप्टर, मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर जो है, वो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहता हूं जो तुम लोगों के फ्यूचर के लिए यूज होगा. थोड़ा ध्यान से सुनना है. ठीक है, क्योंकि अभी कॉलेज लेवल पे हो, स्कूल लेवल पास करके आए हो, अभी कॉलेज लेवल पे हो, तो 2 चीज हमेशा याद रखना है कि सेल्फ बिलीफ और कॉन्फिडेंस, ये दोनों अगर साथ में है तो कुछ भी पॉसिबल है. ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम में क्लियर करना डिफिकल्ट नहीं है. अगर खुद के ऊपर भरोसा है और कॉन्फिडेंस है तो कुछ भी पॉसिबल है. एंट्रेंस एग्जाम में आराम से क्वालिफाई करके आराम से सीट मिल जाता है अच्छा कॉलेजेस में. ठीक है, तो ये सब कुछ पॉइंट मैं बताऊंगा, तो थोड़ा ध्यान से सुनना है. ठीक है, जैसे कि एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए 3 घंटा ही टाइम होता है. वो 3 घंटा में 3 सब्जेक्ट्स कंप्लीट करना है. और बोर्ड में क्या होता है, एक ही सब्जेक्ट के लिए 3 घंटा होता है ना. बोर्ड में एक ही सब्जेक्ट के लिए 3 घंटा होता है, लेकिन एंट्रेंस में क्या होता है, 3 सब्जेक्ट के लिए 3 घंटा होता है. मतलब एक सब्जेक्ट के लिए एक 1 आवर देना पड़ता है. ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस समझ में आता है ना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में थोड़ा डिस्क्रिप्टिव लिखना पड़ता है, थोड़ा एक्सप्लेनेशन चाहिए, लेकिन एंट्रेंस में एक्सप्लेनेशन तो नहीं चाहिए ना. क्या करना पड़ेगा, थोड़ा टिप्स एंड ट्रिक्स यूज करना है क्वेश्चंस के ऊपर, थोड़ा शॉर्टकट टेक्निक यूज करना है, वो सब कुछ. एंट्रेंस में टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो 3 सब्जेक्ट 3 घंटा में कंप्लीट करना है, सो इट इज डिफिकल्ट, लेकिन टाइम मैनेजमेंट सीखना है. तो शुरू से वो उसमें फोकस करना है. अभी से प्रैक्टिस करोगे तो फिर फाइनल एग्जाम में जाके प्रॉब्लम नहीं होगा. ठीक है, स्टार्टिंग 1-2 एग्जाम में ऐसा टाइम लगेगा, एडजस्ट होने में टाइम लगता है ना सब कुछ चीज में. सिर्फ मैं एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में नहीं बोल रहा हूं. अभी क्लास 10 से 11 में आ रहे हो तो कुछ नया चीज सीखने को मिलेगा, है कि नहीं. 10th से 11 में आने से कुछ नया चीज, ऑफकोर्स बहुत सारा कुछ चीज सीखने के लिए मिलेगा. नॉट ओनली इन मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इंग्लिश, सब चीज में
नया नया चीज मिलेगा सीखने के लिए, ठीक है। तो एंट्रेंस में ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि टाइम मैनेजमेंट, ये टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए क्या करना है, प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना डिफरेंट मॉडल्स का सम, एक ही सम को अगर 10-15 बार प्रैक्टिस कर लिया उसको प्रैक्टिस नहीं बोला जाता है। प्रैक्टिस किसको बोला जाता है, 3-4 मॉडल्स का सम प्रैक्टिस कर रहा है, ठीक है। डिफरेंट मॉडल्स का सम्स प्रैक्टिस करना है तो फिर डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज आएगा ना। एक ही सम को अगर 15 to 20 टाइम्स प्रैक्टिस करोगे तो ज्यादा कुछ फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो एंट्रेंस के लिए बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स का सम्स प्रैक्टिस करना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में क्या होता है कि क्वेश्चन कॉमन आ सकता है, जैसे 2019 का क्वेश्चन 2020 में या फिर 2021 में, ऐसा क्वेश्चन रिपीट होता है बोर्ड एग्जाम में। लेकिन एंट्रेंस में क्या होता है कि क्वेश्चन एज इट इज नहीं होता है, मतलब रिपीट नहीं होता है, लेकिन सेम पैटर्न का क्वेश्चन आता है, सेम मॉडल का क्वेश्चन आता है। यू कैनॉट एक्सपेक्ट सेम क्वेश्चन एंट्रेंस में कभी भी रिपीट नहीं होता है, ठीक है। तो ये सब चीज में ध्यान देना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट, ये सबसे फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट क्या है, एंट्रेंस एग्जाम में हो सकता है कि कोई स्टूडेंट का मैथ्स फेवरेट सब्जेक्ट हो, या कोई किसी स्टूडेंट्स का फिजिक्स फेवरेट हो, या किसी स्टूडेंट्स का केमिस्ट्री फेवरेट हो। तो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में फोकस नहीं करना है, जिसका जो सब्जेक्ट मतलब इंटरेस्ट है या फिर फेवरेट सब्जेक्ट है वो तो अच्छा बात है, बहुत अच्छा बात है, लेकिन यू हैव टू गिव इक्वल इंपॉर्टेंस इन ऑल द 3 सब्जेक्ट्स, ठीक है। एंट्रेंस में क्वालिफाई करने के लिए ये सब बात ध्यान में रखना है। यू हैव टू गिव इक्वल इंपॉर्टेंस इन ऑल द 3 सब्जेक्ट्स, दैट इज इन मैथ्स एज वेल एज इन फिजिक्स एज वेल एज इन केमिस्ट्री, ठीक है। ये 3 सब्जेक्ट में इक्वल इंपॉर्टेंस देना है। इसीलिए तो बोला टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। सब सब्जेक्ट में ऐसे डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स का, मैथ्स में सब डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स का सम प्रैक्टिस करना है, एंट्रेंस के बारे में जो बोल रहा हूं, ठीक है। तो अभी जो क्लास 11 में मैथ्स में टोटल यू आर हैविंग 16 चैप्टर्स, ठीक है। टोटल 16 चैप्टर्स है। फर्स्ट चैप्टर में मिलेगा सेट्स, सेकेंड चैप्टर में मिलेगा रिलेशंस एंड फंक्शंस। मैं कुछ चीज बताना चाहता हूं इसीलिए मैं चैप्टर्स का नाम लिख रहा हूं, ठीक है। रिलेशंस एंड फंक्शंस। नेक्स्ट आएगा ट्रिगोनोमेट्री, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, ट्रिगोनोमेट्री। Next will come principle of mathematical induction, then complex number। मैं एनसीईआरटी में जो चैप्टर्स है, एनसीईआरटी का बात नहीं है, सब क्लास 11 में ओवरऑल टोटल 16 चैप्टर्स है, ठीक है। वही चैप्टर्स में का नाम लिख रहा हूं, कुछ रीजन है, कुछ बताने के लिए मैं लिख रहा हूं, ठीक है। फिफ्थ वन इज कॉम्प्लेक्स नंबर, देन विल कम लीनियर इनइक्वालिटीज। यहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी है। लीनियर इनइक्वालिटीज के बाद आता है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। नेक्स्ट विल कम बाइनोमियल। नेक्स्ट सीक्वेंस एंड सीरीज। उसके बाद फिर आता है स्ट्रेट लाइंस। नेक्स्ट कॉनिक सेक्शंस, 3D ज्योमेट्री। नेक्स्ट लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, ठीक है। ये सब तो चैप्टर्स का नाम बाय हार्ट करने के लिए नहीं लिख रहा हूं मैं, कुछ चीज बताने के लिए, ठीक है। 13th वन इज लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। नेक्स्ट विल कम मैथमेटिकल रीजनिंग। 15th वन स्टैटिस्टिक्स एंड द लास्ट वन इज प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अभी मैं ये चैप्टर्स का नाम क्यों लिखा, टोटल 16 चैप्टर जो है मैं लिखा, लेकिन क्यों लिखा, रीजन है कि ये जो एंट्रेंस के बारे में जो बता रहा हूं, कौन सा चैप्टर से कितना मार्क्स या फिर कितना क्वेश्चन आता है वो बताने के लिए मैं लिखा, ठीक है। वो बताने के लिए ही मैं लिखा सिर्फ। सो फर्स्ट चैप्टर जो है सेट्स, वहां से क्वेश्चन आने का चांस नहीं है, क्वेश्चंस नहीं आता है जनरली, ये सेट्स चैप्टर से, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर जो है रिलेशंस एंड फंक्शन, सेकेंड चैप्टर। और क्लास 11 में रिलेशंस एंड फंक्शन का जो पार्ट मिलेगा वो बेसिक पार्ट है। ये रिलेशंस एंड फंक्शन का ना मेन पार्ट फिर क्लास 12 में भी आएगा। तो मतलब रिलेशंस एंड फंक्शन
सिर्फ क्लास 11 में नहीं पढ़ना है, क्लास 12 में भी जाके पढ़ना है। तो मतलब है कि 11 का बेस क्लियर करना पड़ेगा। 11 में जो मैं बेसिक लिखा उसका मतलब बेसिक पार्ट है, अगर बेसिक क्लियर नहीं हुआ तो 12 में जाके फिर प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए 11 में जो बेसिक पार्ट है वो ठीक से क्लियर करना है, ठीक है। तो यहां से एक क्वेश्चन आ सकता है जेईई मेंस में, एक क्वेश्चन, यू कैन एक्सपेक्ट वन क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस, ठीक है। क्लास 11 में बेसिक है, अगर बेसिक क्लियर हुआ तो क्लास 12 में जाके प्रॉब्लम नहीं होगा। क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर है रिलेशंस एंड फंक्शन। ओके, नंबर 3 ट्रिगोनोमेट्री। ये हर जगह पे यूज होता है, सिर्फ मैथ्स में ही लिखा बोल के सिर्फ मैथ्स में यूज होगा ऐसा नहीं है। ट्रिगोनोमेट्री फिजिक्स में भी यूज करना पड़ता है मैक्सिमम केस में, मैक्सिमम डिराइवेशंस और कुछ न्यूमेरिकल्स में ट्रिगोनोमेट्री यूज होता है, ठीक है। ऐसा मत समझना कि सिर्फ मैथ्स में ही यूज होगा ये ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री इट इज एन एवरग्रीन, इट इज एन एवर नेवर एंडिंग चैप्टर, ठीक है। ये जो चैप्टर है मैथ्स में तो चाहिए, फिजिक्स में भी चाहिए, बहुत सारा केसेस में चाहिए फिजिक्स में, ठीक है। सो ट्रिगोनोमेट्री से भी एक क्वेश्चन आता है। अगर ट्रिगोनोमेट्री क्लियर हो जाएगा तो क्लास 12 में इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री एक चैप्टर है, तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री भी क्लियर हो जाएगा। इसीलिए ट्रिगोनोमेट्री क्लियर करना है ठीक से। एक्चुअली मैं बताना चाहता हूं कि 11 में जो है ना बेस क्लियर करना है, वो फोकस रखो, उसमें ध्यान देना है। क्लास 11 में बेस क्लियर करना है, तो फिर जाके 12 में वो सब हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर 11 का बेस क्लियर नहीं होगा तो फिर 12 में जाके थोड़ा प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं, ऐसा है बात, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्री से भी एक क्वेश्चन आता है। अगर ट्रिगोनोमेट्री क्लियर हो जाएगा तो क्लास 12 में जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर होगा वो भी आराम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, आई हैव रिटन द शॉर्ट फॉर्म PMI, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। यहां से क्वेश्चन नहीं आता है जनरली, ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम में। मैं सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम के बारे में अभी बोल रहा हूं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कॉम्प्लेक्स नंबर से भी यू कैन एक्सपेक्ट 2 क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर से हो सकता है, एक क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। लीनियर इनइक्वालिटीज, एक्चुअली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इनइक्वालिटीज ये सब मिला के भी क्वेश्चन होता है। एंट्रेंस एग्जाम का मतलब है कि सिर्फ रिलेशन एंड फंक्शन है तो रिलेशन एंड फंक्शन का ही पर्टिकुलर क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं है। कुछ ऐसा भी टॉपिक होता है कि वो रिलेशन फंक्शन के अंदर होता है, मतलब वो सब टॉपिक को यूज करके रिलेशन एंड फंक्शन का क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसीलिए मैं लिखा कि देखो लीनियर इनइक्वालिटीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन भी बोल सकते हो, ये दोनों को मिला के भी एक क्वेश्चन बना सकता है। डायरेक्ट लीनियर इनइक्वालिटीज से क्वेश्चन नहीं आता है, क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन लीनियर इनइक्वालिटीज को मिला के क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है। इसीलिए मैं 2 क्वेश्चन लिखा, फ्रॉम कॉम्प्लेक्स 1 क्वेश्चन, फ्रॉम क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन। PNC, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन से यू कैन एक्सपेक्ट 1 क्वेश्चन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। आई थिंक परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्लास 10 में भी मिला होगा, ठीक है। सो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का सब कुछ सीखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट विल कम बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल से भी यू कैन एक्सपेक्ट 1 क्वेश्चन। सीक्वेंस एंड सीरीज, यू कैन एक्सपेक्ट 1 और 2 क्वेश्चंस फ्रॉम सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज का जहां तक मुझे याद है कि क्लास 10 में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मिल गया होगा सीक्वेंस एंड सीरीज में। तो अभी क्या सीखना पड़ेगा, अलोंग विथ AP दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में सीखना है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बारे में सीखना है, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रेट लाइन्स, दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट, यहां से ही जियोमेट्री पार्ट शुरू होता है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन से भी यू कैन एक्सपेक्ट 1 और 2 क्वेश्चन। स्ट्रेट लाइन, उसके बाद आता है कॉनिक सेक्शन, ये भी जियोमेट्री का ही पार्ट है। कॉनिक सेक्शन से यू कैन एक्सपेक्ट 3 क्वेश्चन, यू कैन एक्सपेक्ट 2 to 3 क्वेश्चन फ्रॉम कॉनिक सेक्शन, ठीक है। ये बहुत बड़ा चैप्टर है। 3D ज्योमेट्री, 3D ज्योमेट्री का भी क्लास 11 में जो है वो पार्ट बेसिक पार्ट है, यहां से बेसिक क्लियर करना है, क्लास 12 में जाके मेन पार्ट मिलेगा। और 3D ज्योमेट्री से भी 1 क्वेश्चन आता है, ठीक है। बेसिक पार्ट से नहीं आएगा, क्लास 12 में जो मिलेगा वहां से आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट विल कम लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, ये क्लियर करना है अच्छे तरह से क्योंकि ये भी फिजिक्स में यूज होता है। तो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव से भी यू कैन एक्सपेक्ट 1 क्वेश्चन। मैथमेटिकल रीजनिंग, यहां से तो एक क्वेश्चन फिक्स्ड है, हर साल एक क्वेश्चन आता है और इंपॉर्टेंट है, स्कोरिंग भी है, ठीक है। ये जो चैप्टर है मैथमेटिकल रीजनिंग, इससे जो क्वेश्चन आता है एकदम कॉमन टाइप का क्वेश्चन आता है। कॉमन टाइप का मतलब सेम पैटर्न का ही क्वेश्चन चला, मतलब एवरी ईयर आया, ठीक है। तो ये मैथमेटिकल रीजनिंग से एक क्वेश्चन गारंटी।
नेक्स्ट स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स से भी एक क्वेश्चन आता है, और प्रोबेबिलिटी जो है क्लास 11 में बेसिक मिलेगा, क्लास 11 में प्रोबेबिलिटी का बेसिक पार्ट मिलेगा, 12 में जाके जो मेन पार्ट है वो मिलेगा, और प्रोबेबिलिटी से भी एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारा चैप्टर्स है, ऐसा कुछ चैप्टर्स है जो क्लास 11 के साथ 12 में रिलेटेड है। कुछ चैप्टर्स है जैसे कि मैं बोला रिलेशंस एंड फंक्शन, इसका बेसिक क्लास 11 में क्लियर करना है, 12 में जाके मेन पार्ट मिलेगा। ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री अगर क्लियर हुआ तो क्लास 12 में इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से क्वेश्चन नहीं आता है। फिर जो है 3D ज्योमेट्री क्लास 11 में है, इसका बेसिक ठीक से क्लियर करना है तो फिर जाके क्लास 12 में अच्छे तरह से समझ में आएगा। प्रोबेबिलिटी का भी क्लास 11 में बेसिक मिलेगा, इसका भी बेसिक क्लियर करने से क्लास 12 में जाके प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब वेटेज है जो मैं एंट्रेंस के बारे में बोला, एक क्वेश्चन की कितना क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो क्लास 11 में बेस क्लियर करना है, नॉट ओनली दिस 3-4 चैप्टर्स, सब चैप्टर्स का बेस क्लियर करो क्लास 11 में। बेस अगर क्लियर हुआ तो 12 में जाके प्रॉब्लम नहीं होगा। सेल्फ बिलीफ एंड कॉन्फिडेंस, ये दोनों को मान के चलो, साथ में लेके चलो। एंट्रेंस एग्जाम कुछ नहीं है, मैं बोल रहा हूं, ये एंट्रेंस एग्जाम कुछ नहीं है। सेल्फ बिलीफ एंड कॉन्फिडेंस ये चाहिए सिर्फ, ठीक है। तो ये चैप्टर्स क्लास 11 में मिलेगा, एंड बट टुडे आई एम नॉट गोइंग टू टीच दिस चैप्टर्स। मैं आज बेसिक समझाऊंगा, जो बेसिक्स सिर्फ मैथ्स में नहीं, केमिस्ट्री न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए भी यूज होगा। ओके, सो दिस 1 week आई एम गोइंग टू टीच यू ऑल द बेसिक थिंग्स, ठीक है। सिर्फ मैथ्स के लिए यूज नहीं होगा, वो मैं बार बार बोल रहा हूं, केमिस्ट्री में भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए यूज होगा। ओके, सो आई एम गोइंग टू टीच यू लॉगरिथम, जो कि ये सेपरेट चैप्टर नहीं है, कहीं पर भी नहीं मिलेगा ये सेपरेट चैप्टर लॉगरिथम का। ये जो लॉगरिथम है, लॉगरिथम को बहुत सारे चैप्टर्स में हम लोग यूज कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। लॉगरिथम इज नॉट सेपरेट चैप्टर, इट इज वन टॉपिक, ठीक है। जो लॉगरिथम है वो कुछ चैप्टर्स में हम लोग न्यूमेरिकल सिंप्लीफाई सॉल्व करने के टाइम में यूज कर सकते हैं, उसके बारे में मैं बताऊंगा। इसका यूज क्या है, कैसा टाइप का एक्सप्रेशन में लॉगरिथम यूज होता है, और कैसे सिंप्लीफाई किया जाता है, ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मैथ्स एज वेल एज फॉर केमिस्ट्री पर्पस, केमिस्ट्री न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए यूज होता है। So this 1 week I am going to teach you all the basic things. The first one is logarithm. I am going to teach you logarithm today. Next will come sequence and series. इसका मैं सिर्फ बेसिक समझाऊंगा, ये 1 week में सिर्फ बेसिक आइडिया दे दूंगा, क्योंकि सीक्वेंस एंड सीरीज का तुम लोगों को क्लास 10 में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मिल गया था, लेकिन यू डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन. So I'm going to give you the basic definitions of geometric progression, harmonic progression, as well as arithmetic progression. ठीक है. Logarithm के बाद sequence and series में explain करूंगा. ठीक है. And after that I will give you the basic idea about trigonometry. क्योंकि मैं बोला ये trigonometry important chapters है, physics के लिए भी use होगा. So next मैं ट्रिगोनोमेट्री का थोड़ा सा बेसिक आइडिया दे दूंगा. ये 1 week में मैं सिर्फ ये 3 चैप्टर्स के बारे में थोड़ा सा बेसिक आइडिया दे दूंगा. ठीक है. लॉगरिथम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. अगर एंट्रेंस के बारे में मैं बोलूं तो ये लॉगरिथम जो है इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल टॉपिक. मैक्सिमम चैप्टर्स में लॉगरिथम का कॉन्सेप्ट यूज होता है. ट्रिगोनोमेट्री में यूज हो सकता है, रिलेशन फंक्शन में यूज हो सकता है, इवन लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यूज हो सकता है, सीक्वेंस एंड सीरीज में यूज हो सकता है. लॉगरिथम का मतलब सिर्फ लॉगरिथम का डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है. ओके. लॉगरिथम को यूज करना पड़ेगा, लेकिन कैसा एक्सप्रेशन होगा, कैसा टाइप का सम में यूज करना है, वो सब आइडियाज मैं अभी दे दूंगा. ठीक है. सो नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट लॉगरिथम. ओके. सो व्हाट इज लॉगरिथम? ये जो लॉगरिथम के बारे में मैं डिस्कस करूंगा, तो लॉगरिथम का यूज क्या है, उसका एडवांटेज क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, ये सब कुछ जानना जरूरी है. ठीक है. तो लॉगरिथम एक्चुअली यूज क्यों करना पड़ता है, उसके एडवांटेज क्या है? लॉगरिथम कुछ चैप्टर शुरू करने से पहले वो चैप्टर के बारे में जानना चाहिए, उसका एप्लीकेशन क्या है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, कहां पे यूज होता है. ठीक है ना. तो फिर लॉगरिथम
का यूज क्या है, मेनली इसको कहां पे यूज किया जाता है। लॉगरिथम इज यूजफुल फॉर कैलकुलेशन, सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। अगर शॉर्ट में मैं बोलूंगा तो लॉगरिथम इज मेनली यूज फॉर सिंप्लीफिकेशन। मेनी अरिथमेटिकल ऑपरेशंस, लिसन केयरफुली, कुछ भी डाउट होगा तो, कुछ भी छोटा मोटा डाउट है तो यू कैन आस्क फ्रीली, ओके। सो लिसन केयरफुली। मेनी अरिथमेटिकल ऑपरेशंस कैन बी सिंप्लीफाइड, many arithmetical operations can be simplified with the use of this technique which is called logarithmic calculation, ठीक है। so simplification में logarithm ज्यादातर यूज होता है, ठीक है। ये logarithm सीक्वेंस एंड सीरीज में, ट्रिगोनोमेट्री में कहीं पर भी यूज हो सकता है, ठीक है। इट इज ए स्पेशल टॉपिक, ठीक है। So many arithmetical operations can be simplified with the use of this technique which is called logarithmic calculation, ठीक है। So this is the use, कहां पे यूज होता है logarithm। अभी मैं बताना चाहता हूं about the definition, कहां से आया ये logarithm, ये logarithm का कॉन्सेप्ट कहां से आया, डेफिनेशन क्या है इसका, ठीक है। if a to the power x equal to b, I have written one expression. Can you tell me what kind of expression is this one? This is called exponential form. Yes or not? This is called exponential form where x is the exponent. Where x is the exponent. A to the power x equal to b is the exponential form where x is the exponent. So I am going to give you the definition of logarithm. So if a to the power x equal to b, comma where b is a positive number, where b is a positive number, a is also a positive number other than 1, okay। one condition is there, b is a positive number, b कुछ भी number हो सकता है positive, a is also a positive number but other than 1, that is a is not equal to 0 and a is greater than 1, ठीक है ना। other than 1 का मतलब 1 नहीं हो सकता है, 1 छोड़ के कुछ भी नंबर हो सकता है। a is greater than 0 but a is not equal to 0, और you can do one thing, you can और अच्छा होगा कि a is greater than 0 but a is not equal to 1. It is easy only, okay। once again I am repeating the definition. If a to the power x equal to b is an exponential form where b is a positive number, this b is a positive number, a is also a positive number other than 1, a भी positive number है but other than 1, that is I have written here the condition, a is greater than 0, positive number बोला तो of course it is greater than 0 only, a is greater than 0 but a is not equal to 1, ठीक है। 1 नहीं होगा, greater than 0 होगा, मतलब all numbers are positive but it is not equal to 1, ठीक है। b कुछ भी हो सकता है, b कोई भी positive number हो सकता है but a is a positive number other than 1, so a must be greater than 0 but a is not equal to 1. Then which one is unknown here? यहाँ पे जो मैं exponential form लिखा a to the power x equal to b, which one is unknown? x is the unknown quantity only, yes, a and b are known only. यहाँ पे तो clearly mention किया गया है, a is positive number, b is also positive number, so a and b are known, x is unknown. So to calculate x, or you can say to find the value of x, we use one expression. ये x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग एक एक्सप्रेशन यूज करेंगे, दैट एक्सप्रेशन इज कॉल्ड लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो देख लो, if a to the power x equal to b where b is a positive number, a is also a positive number, then the exponent x will have
one and only one value, one and only one value, that is logarithm of, listen carefully, logarithm of b to the base a, then the exponent x will have one and only one value, that is logarithm of b to the base a. It can be written as x equal to log b base a. टू द बेस a बोला गया है, इसीलिए तो a को नीचे लिखा, b बेस a. ठीक है. सो बाय यूजिंग दिस expression we can calculate the value of x. Okay, by using this expression we can calculate the value of x. This is the definition of logarithm. So from this definition clearly we can say that x equal to log b base a and a to the power x equal to b, they are equivalent to each other, yes or not? A to the power x equal to b and x equal to log b base a, these two are equivalent to each other or not? क्योंकि ये एक्सप्रेशन कोई, ये जो एक्सप्रेशन है which is exponential form, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म को मैं क्या किया, लॉगरिथमिक फॉर्म में एक्सप्रेस किया. Why? To calculate the value of this unknown quantity. Unknown quantity is what here? X. X is the unknown quantity. So to calculate this unknown quantity, you have to express the exponential form. You have to express this exponential form into logarithmic form. So that means clearly we can say that these two expression or these two form are equivalent to each other. ठीक है ना. इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम ही होगा, क्योंकि इसको कैलकुलेट करने के लिए, x का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ही तो ये एक्सप्रेशन में एक्सप्रेस करना पड़ा. बट ओवरऑल क्या है, ये दोनों एक्सप्रेशन का मीनिंग, दे आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर और नॉट. ओके, सो दीज टू एक्सप्रेशंस आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर. ये बात याद रखना है. ठीक है. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम. सो दैट मीन्स if you want to calculate this exponent, unknown quantity, you have to express this form into logarithmic form. ये exponential form को logarithmic form में express करके ही unknown quantity का value calculate कर सकते हैं. ठीक है. So इसको logarithmic form क्यों बोला गया है? Read the definition again. b and a are positive number, then the exponent x, it is exponent only, the exponent x will have one and only one value, that is logarithm of b. logarithm ये जो log है, log, it is the short form of logarithm. ठीक है. logarithm of b to the base a, logarithm of b to the base a, ये स्टेटमेंट का ही मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है. x can be calculated by using this expression. X can be calculated by using this expression. What is the expression here? X equal to log b base a. log, log means is the short form of logarithm. ठीक है. x का वैल्यू मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ठीक से ध्यान दो, ठीक से सुनना है. ठीक है. To calculate this unknown quantity, you have to express this exponential form into logarithmic form. So that means clearly from this definition we can say that these two are equivalent to each other. These two expression, the first one is exponential form, whereas the second one is logarithmic form. Okay, so this is all about the definition of logarithm. This calculation, this logarithmic calculation was first introduced by John Napier. ठीक है. This logarithmic calculation, ये तो definition है, जो लॉगरिथमिक कैलकुलेशन है जिसमें सिंप्लीफाई करने के लिए लॉग का कॉन्सेप्ट यूज करना चाहिए. दिस वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय जॉन नेपियर. ठीक है. तो ये तो सिर्फ डेफिनेशन हुआ. अभी मैं इसका थ्योरम्स और प्रॉपर्टीज के बारे में एक्सप्लेन करूंगा. ओके.